आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ईयर वाइज कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कालानुक्रम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो घटनाएं हैं उनका ईयर और डेट याद रखना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ईयर वाइज देखेंगे कि किस वर्ष में कौन-कौन सी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित घटनाओं को इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो पेपर में कठिन प्रश्नों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ईयर वाइज देखते हैं घटनाओं को। पहला देखते हैं कि हम 1885 में कौन सी घटना हुई है। इम्पोर्टेंट 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है। और ये वायसराय डफरिन के काल में हुआ था। तो डफरिन उस समय वायसराय था जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था, उसने किया था, ठीक है। और ये बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुई वो बंगाल का विभाजन हुआ। इस समय वायसराय कौन था? करजन था, ठीक है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि 1906 में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत विभाजन हुआ। 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। तो इन गरम दल नरम दल का जो विभाजन हुआ वही सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस, ठीक है। और 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो जो 1909 में जो इम्पोर्टेंट घटना हुई जिसको हम याद रखेंगे, मार्लो मिंटो सुधार। और इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे मुस्लिमों को अ, एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1911 में क्या हुआ। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और 1911 में एक और घटना इम्पोर्टेंट हुई है कि जो भारत की राजधानी उस समय थी वो थी कलकत्ता, ठीक है। तो 1911 में घोषणा हुआ कि कलकत्ता को अब जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में हुई, लेकिन जो घोषणा हुआ वो 1911 में हुआ, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। जो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। और गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1913 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी का आगमन जो हुआ वो 9 जनवरी, जिस दिन प्रवासी दिवस इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का आगमन हुआ। 1916 को 1916 में जो इम्पोर्टेंट दो घटनाएं मानी जाती है, एक तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो दो होम रूल लीग बनी। पहली होम रूल लीग 16 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। और ये बेलगाम कहाँ है? बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है। बेलगाम कर्नाटक में 1916 को 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। और दूसरी होम रूल लीग बनी सितंबर 1916 को। और ये किसके नेतृत्व में बना? एनी बेसेंट के नेतृत्व में बना, जिसका हेडक्वार्टर अड्यार तमिलनाडु, ठीक है। अड्यार तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर बना। तो दो होम रूल लीग बनी, एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। और 1916 में एक और घटना हुआ लखनऊ अधिवेशन का।
तो लखनऊ अधिवेशन जहां पर जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, वही 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्मिलन हो गया। और यहाँ पर एक और घटना हुई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हो गया लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उस समय थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और 1917 गांधी जी का चंपारण आंदोलन, भारत में ये प्रथम सत्याग्रह माना जाता है चंपारण का, और गांधी जी द्वारा जो पहला आंदोलन है ये 1917 का ही है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, देखिए 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, और यहीं पर एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो हैं वो गांधी जी को आमंत्रण दिए कि चंपारण में तिनकटिया पद्धति लागू थी। तिनकटिया पद्धति मतलब जो 3/20 भूमि है उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए अंग्रेज। तो जिससे जो किसान थे वो कोई और खेती उगाना चाहते थे, कोई और फसल उगाना चाहते थे, उन्हें बाध्य किया गया कि आपको तिनकटिया में 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इसीलिए गांधी जी को आमंत्रण दिए कौन, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर 1917 में गांधी जी चंपारण आंदोलन किए, और 1918 में अहमदाबाद मिल अधिवेशन हुआ। यहाँ एक और पूछ लिया जाता है कालानुक्रम में, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद का मजदूर मिल आंदोलन हुआ, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखेंगे। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था वो हड़ताल थी, आंदोलन नहीं हड़ताल था, तो वो 1918 में अहमदाबाद में हुआ। और खेड़ा जो आंदोलन हुआ 1918 में हुआ। तो खेड़ा से पहले अहमदाबाद हुआ है, इसको याद रखेंगे। दोनों 1918 में है, लेकिन अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है वो पहले हुआ है, उसके बाद खेड़ा का आंदोलन हुआ है। ठीक है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि फरवरी 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ। तो रोलेक्ट एक्ट में किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी, ठीक है, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। और इसी सिलसिले में 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को पंजाब में, ठीक है, 10 अप्रैल को पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दो लोग थे, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे, सत्यपाल। ठीक है, ये दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल को। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल को एक सभा आयोजित हुई, जो शांति से सभा कर रही थी। जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में, उसी बाग में 13 अप्रैल को एक सभा आयोजित हुई, और इसी सभा में जनरल डायर ने गोली चला दी और बहुत निहत्थे हजारों लोग मारे गए। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे। अब 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा घटना हुई। 5 फरवरी, किसी किसी में 4 फरवरी दिया जाता है और किसी किसी में 5 फरवरी। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें चौरी चौरा एक गोरखपुर जगह है जहां पर एक थाने को भीड़ ने, जो उग्र भीड़ थी, वो फूंक दी, थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही मारे गए। तो इससे क्षुब्ध होकर के जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो 12 फरवरी 1922 को जो बारदौली प्रस्ताव पास किए, ठीक है, बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। 1923 को कौन सा हुआ, 1923 को इंपॉर्टेंट घटना, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, ठीक है, स्थान का नाम भी याद रखेंगे, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी को क्योंकि देखिए 1922 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो इससे कुछ कांग्रेसी जो लीडर थे वो नाराज हो गए। तो इसीलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने नाराजगी में, कांग्रेस से नाराज होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए।
और इसलिए स्वराज पार्टी को कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि ये कांग्रेस की खिलाफत पार्टी है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक लखनऊ में जगह है, तो 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया। ठीक है, जो एचआरए एक एसोसिएशन उस समय था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि लोग नेतृत्व करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूट लिए। 1928 में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई। 1928 में साइमन कमीशन बना। अब नवंबर 1927 में घोषणा हुई लंदन में कि एक साइमन कमीशन जाएगा, ठीक है, भारत में। तो 1900 कब ये बना? 1927 को, ठीक है, नवंबर 1927 को घोषणा हुई कि साइमन कमीशन बनेगा और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई उतरा। तो साइमन गो बैक का नारा तभी लगा 3 फरवरी 1928 से, साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें इस कमेटी में जितने सदस्य थे सभी श्वेत थे, सभी गोरे थे, भारतीय कोई नहीं था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट कब बनी? अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट जारी की। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला मार्च 1929 में बना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्रीय फार्मूला आया ये मार्च 1929 में आया। तो डेट याद रखेंगे कि ईयर देखेंगे कि सबसे पहले कौन बना? साइमन कमीशन आया। उसके बाद साइमन कमीशन आने के बाद नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला बना मार्च 1929 में। 1929 में इसके बाद विधानसभा बम केस हुआ। तो ठीक है, जो दिल्ली असेंबली मतलब सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, कौन कौन लोग बम फेंके थे? एक तो भगत सिंह थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दो लोगों ने दिल्ली विधानसभा में बम गिराए थे। ठीक है, और ये बम कब गिराए थे इन्होंने दिल्ली असेंबली में? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। अब इसको याद रखेंगे कि मार्च में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला आया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका गया और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, 1929 की ये घटना है। और 1929 में इसी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होने के बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और उसके जो तिरंगा फहराया जा रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, और इसी समय एक घोषणा हुई कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसी दिन से अब आज भी हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1930 को घटना हुई दांडी मार्च। अब दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया? साबरमती से इसे शुरू किया गया था। और 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंचा? ये दांडी पहुंचा, 6 अप्रैल 1930 को। और यही दांडी से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने दिन दांडी मार्च चला था, तो ये 24 दिन दांडी मार्च चला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। ये याद रखेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 1930 से पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। ठीक है, 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 1931 में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई कब? 27 फरवरी 1931 को। यहीं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया और ये अंतिम गोली से स्वयं को मार लिए। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। तो दिल्ली समझौता को कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता।
ये गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। तो जब कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी, तो ये गोलमेज सम्मेलन का कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो उसको अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को सक्सेस करने के लिए दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता किया गया। और ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में ये बात थी कि अब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है। कब फांसी दे दी गई? 23 मार्च 1931 को। किनको किनको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इसी सम्मेलन में कांग्रेस भाग ली, और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर किए वो थे महात्मा गांधी। ठीक है। तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेसी थे जो भाग लिए इसमें। 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय, अगस्त 1932 में। अब देखिए 1931 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें गांधी जी भी गए और यहाँ इसमें अंबेडकर भी जी गए। ठीक है। तो जो दलित का जो हित था, तो दलितों को भी अंग्रेज चाहते थे कि हम दलितों को, जो मुसलमानों को पार्लियामेंटो अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की जो पद्धति लागू की गई थी, वही अंग्रेज ऑफर किए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसपे गांधी जी विरोध किए, और जबकि अंबेडकर जी उसके पक्षधर थे। अब इन दोनों में विवाद होने के कारण किसी चीज का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो जब डिसीजन नहीं हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। तो इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया, और इसी अधिनिर्णय से मतलब ये घोषणा कर दी गई कि अब दलितों को भी मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू कर दी जाती है। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि अगस्त 1932 में ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति किसके लिए लागू हुई? दलितों के लिए भी लागू कर दी गई। 1932 में जब ऐसा सांप्रदायिक अधिनिर्णय लागू हुआ, तो उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। तो वहां पर उन्होंने अनशन शुरू कर दी। गांधी जी के अनशन के बाद एक पूना समझौता हुआ। अब गांधी जी अनशन करने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच एक पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो 25 सितंबर 1932 को हुआ। इस पे गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और कई नेता इस समझौता पर हस्ताक्षर किए, और ये दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति ना लागू करके उन्हें आरक्षण दिया गया। उन्हें स्थानों पर आरक्षण देने की बात कही गई। ठीक है। आरक्षण की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है कब? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है। 1935 को कौन सी घटना हुई? भारत सरकार अधिनियम आया 1935। ये इंपॉर्टेंट है। 1935 भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है। अब 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। 1939 में 22 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का, देखिए 1937 में चुनाव हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इन्हीं 8 प्रांतों में 1939 में कांग्रेस इस्तीफा दे दी। कांग्रेस इस्तीफा क्यों दी? क्योंकि जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया था। तो अंग्रेज जो थे वो भारत में बिना सलाह मशुरा के, बिना भारत के जो लीडरशिप थी उनसे बिना पूछे भारत को युद्ध रद्द घोषित कर दिया। और जब भारत को युद्ध रद्द घोषित कर दिया, तो इसी से क्रोधित होकर के, मतलब विरोध में, कांग्रेस ने अपने सभी 8 मंत्रिमंडलों से 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे से खुश होकर के मुस्लिम लीग के लोगों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस कब मुस्लिम लीग मनाई थी? 22 दिसंबर 1939 को। इसको याद रखेंगे। 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। तो अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? लिन लिथगो प्रस्ताव। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दी। इसका मतलब कि कांग्रेस पूरे भारत से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दी कि हम आपका युद्ध में साथ नहीं देंगे।
और युद्ध में साथ हम किसी एक एग्रीमेंट के तहत हम साथ देंगे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए 1 अगस्त प्रस्ताव आया कि युद्ध में आप लोग सहयोग करिए, उसके बदले में हम आपके लिए प्रस्ताव लाए। कौन सा प्रस्ताव आया? जो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, इसी को लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव से कोई बात नहीं बनी, तो 1940 में 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इनका क्रम भी पूछ लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव कौन घटना पहले हुई, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ या अगस्त प्रस्ताव हुआ? तो सबसे पहले 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने शुरू किया और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, इनका क्रम देखते हैं कि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को, उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1945 में वावेल योजना आई। 14 जून 1945 को वावेल योजना शुरू हुई और इसी वावेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता हुआ। 25 जून 1945 को शिमला समझौता किया गया। ठीक है, इसी जो वावेल योजना है इसी पर विचार विमर्श करने के लिए। तो एग्जाम में इनका भी क्रम पूछता है कि शिमला समझौता पहले हुआ कि वावेल योजना। तो अगर हमें याद रहेगा कि वावेल योजना का ही विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता किया गया, तो हमें आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह हो गया 18 फरवरी 1946 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे इनका क्रम। ठीक है, तो जो शाही नौसेना हुआ, शाही नौसेना विद्रोह उनके वेतन और जो उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था उसके विरोध में शाही नौसेना का विद्रोह हो गया 1946 में 18 फरवरी को। कैबिनेट मिशन आया 16 मई 1946 को। तो ठीक है, सबसे पहले शाही नौसेना, फिर कैबिनेट मिशन, उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों हुई थी? क्योंकि कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने की योजना नहीं थी। तो पाकिस्तान बनाने की योजना नहीं थी तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त को है ये एक ब्लैक डे के रूप में भारत के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1947 आता है तो इटली का घोषणा पत्र। 20 फरवरी 1947 को इटली जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है उसने घोषणा किया कि 30 जून 1947 तक हम भारत को छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? 30 जून 1947 को भारत को हम छोड़ देंगे। ये इटली के घोषणा पत्र से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। 3 जून, और इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है क्योंकि इसी से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए मनाया गया और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 लागू हुआ। थैंक यू।